नमस्कार दोस्तों, मैं हरी स्वागत करता हूं आप सभी बुद्धिजीवियों और नेक दिल लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक जैसे कि आपने देख लिया होगा, आज का टॉपिक हमारा है वन वर्ल्ड वन नेशन या फिर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर व्हाट इफ द वर्ल्ड वुड बी अ नेशन। ठीक, तो हमारा टॉपिक कुल मिला के बस ये है कि क्या हो अगर पूरी दुनिया एक कंट्री बन जाए, है ना। क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे, क्या ऐसा करने में क्या रास्ते में मतलब रुकावटें होंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा और इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ कोट्स से शुरू करूँगा। ठीक है, कुछ महान लोगों के कोट्स। तो पहला फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, हीरोइज्म ऑन कमांड, सेंसलेस वायलेंस एंड ऑल द लोथसम नॉनसेंस दैट गोज बाय द नेम ऑफ पैट्रियोटिज्म, हाउ पैशनेटली आई हेट देम। ठीक है, इंग्लिश वाले आप समझ गए होंगे, हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ मैं। किसी ने कह दिया गोली मारो और आपने मारनी शुरू कर दी। ठीक है, और यही जो सेंसलेस वायलेंस होते रहता है और जितने भी घृणित बकवास होती रहती कि हमारा पड़ोसी ऐसा, मतलब पड़ोसी मतलब हमारी पड़ोसी कंट्री ऐसी ऐसी है ना, तो आइंस्टीन कहते हैं हाउ पैशनेटली आई हेट देम। ठीक है, और मेरे हिसाब से हर कोई समझदार यही कहेगा कि ये इन इमेजनरी बाउंड्रीज के नाम पे अगर हम इंसान बट जाते हैं तो ये वाकई काफ़ी बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, और वाकई हम सबको हिट करना चाहिए इस चीज़ से कि हम बाउंड्रीज के नाम पे बटे हुए हैं। ठीक है, अगला आपके पास है, पैट्रियोटिज्म इज़ द विलिंगनेस टू किल एंड बी किल्ड फॉर ट्रिवियल रीजंस। ठीक है, हिंदी में अनुवाद है कि बस कुछ मामूली कारणों से मरने और मारने का नाम ही देश प्रेम या फिर क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद है। कैसे? जैसा आपने बाउंड्रीज बना दी, ठीक है, और अगर आपके लॉ सख्त हैं और इन बाउंड्रीज से इधर अगर कोई आता है, ठीक है, आपको शूट एट साइट के ऑर्डर मिले हुए हैं ना, तो आपने उसे मार देना है। गुनाह क्या था? वो बाउंड्रीज के आसपास है, काफ़ी मामूली कारण है लेकिन आपने मार दिया, है ना। और जबकि इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए ना कि अगर वो इस ज़मीन पे यहाँ पे खड़ा हो गया तो आपने मार दिया उसे, पर ऐसा होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास बाउंड्रीज हैं, है ना। अगला आपके पास है फ्रॉम आइंस्टाइन, नेशनलिज्म इज एन इन्फेंटाइल डिजीज, इट इज़ द मीजल्स ऑफ मैनकाइंड। हिंदी अनुवाद, राष्ट्रवाद एक बचकानी बीमारी है और मानव जात का खसरा है। खसरा कोई खतरनाक बीमारी होती होगी, ये दोबारा आइंस्टाइन ने कहा है। ठीक है, एक और कोट, ईच नेशन फील सुपीरियर टू अदर नेशन दैट बीट्स पैट्रियोटिज्म एंड वॉर्स। हर एक नेशन खुद को बाकी नेशन से बड़ा समझता है और इसी के कारण हमारे अंदर राष्ट्रवाद आता है और साथ ही साथ वॉर भी, लड़ाई झगड़े भी, है ना। कैसे? चाहे इंडिया को देख लो, इंडिया हमारा विश्वगुरु था, है ना, इंडिया को हम विश्वगुरु बनाएंगे। वो क्यों बनाना विश्वगुरु यार? मिलजुल के काम करो, एज ए फ्रेंड्स काम करो, क्यों बनना है किसी का गुरु? जहाँ हम किसी को सिखा रहे हैं वहाँ हम सीख भी तो रहे हैं, बात बराबर है। अमेरिका को देखो, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका में तो वैसे भी वो इस चीज़ का डिल्यूजन है ही है कि हम वो सुपर पावर है वर्ल्ड की, है ना, अमेरिका में, रशिया में, इन कंट्रीज़ में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक दूसरे के ऊपर सुपीरियरिटी फील करना, इसी से राष्ट्रवाद पैदा होता है और इसी से झगड़े भी पैदा होते हैं। एक और कोट, अ नेशन इज़ अ सोसाइटी यूनाइटेड बाय अ डिल्यूजन अबाउट इट्स एंसेस्ट्री एंड बाय कॉमन हेट्रेड ऑफ इट्स नेबर्स। हिंदी अनुवाद, राष्ट्र एक ऐसी सोसाइटी है जो कि अपने एंसेस्टर्स की महान गाथाओं को सुन के बंधी हुई है, और बंधी हुई मतलब एक हो रखी है, और अपने जो पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों से कॉमन हेट्रेड है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको एक राष्ट्र बनाती है। और आपको यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए, इंडिया के कॉन्सेप्ट में देख लीजिए। ठीक है, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुज़्म, जो ये इंदस नदी से इधर रहते थे, ठीक है, उन्हें हिंदूज़ कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है ना, और हमारा कॉमन हेट्रेड अपने नेबर से कहाँ है? पाकिस्तान से, है ना। तो ये चीज़ें, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास बाउंड्रीज़ के नाम पे आती हैं। ठीक, ये तो सारी थी वो कोट्स जो कि मतलब आपको बताती हैं कि एक नेशन अगर आपके पास है तो वो नेशन के कारण क्या क्या बुराइयां पैदा होती हैं। ठीक है, अब एक अच्छा कोट, ठीक, अच्छा कोट आपके पास है, आई हैव नो कंट्री टू फाइट फॉर, माई कंट्री इज़ अर्थ एंड आई एम अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा है कि नहीं है? है ना, ना मेरे पास कोई कंट्री है लड़ाई झगड़ा करने के लिए, और मैं इस वर्ल्ड का सिटीजन हूँ। ठीक है, कितना सिंपल है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ठीक,
अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब हम इस बाउंड्री के नाम पे मरते कटते रहें? वैसे हम बाउंड्री के नाम पे नहीं मरते कटते हैं, ठीक है। हमारे मरने कटने का रीज़न थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको बताऊं। हमारे मरने कटने का रीज़न है अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, है ना। जिस चीज़ को हम अपने आइडेंटिटी पे लेके चलना शुरू कर देते हैं ना, हम उसी के नाम पे मरना कटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चाहे ये नेशन हो, चाहे ये आपकी धर्म हो, चाहे ये आपकी जस्ट कास्ट हो, है ना। मैं तो जाट हूँ जी, मैं तो ये हूँ जी, मैं तो वो हूँ, ठीक है। आप मतलब जिस भी चीज़ को अपनी आइडेंटिटी पे थोप दोगे ना कि ये मेरी आइडेंटिटी है, आप उसके लिए लड़ना मरना शुरू कर दोगे, है ना। तो इसलिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अपनी आइडेंटिटी आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग समझो अपनी आईडी, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपका लड़ने मरने कटने का कोई रीज़न होगा, एटलीस्ट इंसानों के बीच में तो नहीं होगा। बाकी स्पीसीज को आप मारोगे काटोगे वो बाद में हैंडल कर लिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम इतना तो हैंडल कर लिया जाए कि आप एक दूसरे में इंसानों को ही ना मारें, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वन वर्ल्ड वन नेशन का कॉन्सेप्ट है ये कितना पॉसिबल है, ठीक है। क्या इसे वाकई में किया जा सकता है? बड़ा डाउट होगा आपको भी, यार कैसे कैसे कर सकता है कोई बंदा, या फिर कैसे ये मतलब दुनिया में इतनी सारी उथल पुथल है, मतलब असमानताएं हैं, कैसे इन सारी कंट्रीज़ को एक साथ लेके आया जा सकता है ना। तो मैं पहली बात आपको ये बता दूं कि जो चीज़ें होनी है वो होके रहेंगी, उन्हें कोई टाल नहीं सकता, है ना। यहाँ पे मैं कोई भाग्यवादी इंसान होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक साइंटिफिक टेम्पर होने के नाते कह रहा हूँ, ठीक है। मेरे अंदर साइंटिफिक टेम्पर है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। जो चीज़ें होनी है वो होके रहेंगी, ठीक है। और जो चीज़ें हो रही हैं उसे कौन ड्राइव कर रहा है ना, ये आपको समझने की ज़रूरत है। उसे डिराइव कर रहा है हमारा डीएनए, ठीक है। हमारा डीएनए इन चीज़ों को डिराइव कर रहा है, ठीक। और हमारा डीएनए क्या चाहता है? हमारा डीएनए चाहता है अपना सर्वाइवल, ठीक है। और हमारा सर्वाइवल किस में है? मिलजुल के एक साथ रहने में, ठीक है, समझदारी से रहने में, ठीक। इसलिए जो हमारा डीएनए चाहता है, जो कि यूनिवर्स का पर्पज़ है, वो चीज़ें होके रहेंगी, फ्यूचर को कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आपको ये आज के टाइम पे इम्पॉसिबल भी लग रहा हो कि नहीं यार कैसे हो सकता है, ये सारी कंट्रीज एक साथ कैसे हो सकती हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे पास्ट में लेके चलना चाहूँगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाके देखें तो पास्ट में, जैसे कि मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, पास्ट में अगर हम जाके देखें तो ह्यूमन सिविलाइजेशन बड़े छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी हुई थी, ठीक है। क्लैंस कहते हैं जिन्हें, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी हुई थी, ठीक है। 10, 15, 20 लोगों का अपना अपना छोटे छोटे एक समुदाय होता था। और वहीं पर जैसे आपने शेरों का देखा होगा ना, शेरों का झुंड आपके पास कितना होता है, छोटे छोटे झुंड आपके पास होते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, शिकार करते हैं, खाना पीना खाते हैं, ठीक। उसी तरीके से इंसानों का भी छोटे छोटे समूह में बटा हुआ था, ठीक है। लेकिन इंसान जस्ट एक जानवर नहीं था, एक बुद्धिमान जानवर था, ठीक है। तो उसे समझ में आया कि यार इस तरीके से अलग अलग रह के थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं रिसोर्सेज की आपूर्ति में, ठीक है। तो क्यों ना मिलजुल के रहा जाए, ज़्यादा ह्यूमन फोर्स हमारे पास होंगी, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से शिकार कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसोर्सेज इकट्ठा कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलजुल के रहने का कॉन्सेप्ट वहाँ से हमारे पास आया और हमने अपना ग्रुप धीरे धीरे बड़ा करना शुरू किया, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या बने? उसके बाद हमारे पास जो कबीले छोटे छोटे थे वो थोड़े से बड़े बड़े कबीले बने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बड़े बड़े थोड़े से गांव बने, है ना। उसके बाद क्या हुआ? आयरन एज आया। आयरन एज में हमारे पास लोहे वोहे भाले वाले की खोज हुई, और उसके बाद जैसे हथियार बने उसके बाद हमारे पास सैनिक आए, एक लीडर आया, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक किया, ठीक है। किस लिए किया? तो अपनी रिसोर्सेज की भूख के लिए, ठीक है। लेकिन जो साइड इफेक्ट हुआ या फ़ायदा हुआ वो क्या हुआ कि हम सब लोग एक हुए, ठीक है। अब जब हम सब लोग एक हुए तो हमारा ग्रुप धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है। अगर आप इंडिया में ही देखें तो इंडिया में आपको दिखेगा, थोड़ा सा अगर आप पास्ट में जाएं तो बिफोर आवर फ्रीडम, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास इंडिया में बहुत छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, और वो आपस में लड़ते मरते रहते थे, ठीक है। और जस्ट इंडिया नहीं, हर जगह ये चीज़ें हुआ करती थी, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे पास डेमोक्रेसी आई और एक पूरा का पूरा कंट्री बना, है ना। और
अगर आपको वर्ल्ड का यूनिफिकेशन टफ लगता है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड का यूनिफिकेशन काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू जो इंडिया का यूनिफिकेशन हुआ था उससे। इंडिया का यूनिफिकेशन बहुत बहुत टफ काम था, मजाक बात नहीं थी। इंडिया में मतलब इतनी विविधता के लोग रहते हैं जितनी विविधता के लोग पूरी दुनिया भर में भी नहीं रहते होंगे। तो जब इंडिया एक हो सकता है तो पूरी दुनिया क्यों नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं कि पूरी दुनिया को एक करने के क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी जो मुझे दिखती है कि पूरी दुनिया को एक कैसे किया जा सकता है, वो शुरू होती है इंडिया से। ठीक है, इंडिया से क्यों? क्योंकि इंडिया की पड़ोसी कंट्रीज जिस कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है ना, वो कॉन्सेप्ट बड़े छोटे से कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत छोटे डिफरेंसेस हैं हमारे। ठीक है, और इन छोटे से डिफरेंसेस पे हमारे पास पड़ोसी कंट्रियां बनी हुई हैं। अगर ये हमारे छोटे छोटे डिफरेंसेस ख़त्म हो जाते हैं और हम कॉमनली इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि हाँ, अगर हम साथ में मिलके काम करते हैं, ये बात तो डन है। ये बात तो आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि जब भी ह्यूमैनिटी साथ में मिलके काम करती है ना, तो एफिशिएंसी कहीं 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहीं 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का अगर हम डिफरेंस देखें, ठीक है, कौन सा डिफरेंस मतलब कि किन डिफरेंसेस पे ये दो कंट्रीज बनी हुई है ना, तो आपको भी पता है सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस डिफरेंस के बेसिस पे ये दो कंट्रीज बनी हुई है ना। अब अगर मान के चलिए इंडिया में क्योंकि चांसेस हैं, इंडिया में अगर कल के दिन एक अच्छी रेशनल लोगों की गवर्नमेंट अगर वहाँ पे आती है, ठीक है, और पूरी इंडिया को अगर वो सही करना शुरू करती है, ठीक है, अच्छा एजुकेशन देना शुरू करती है, ठीक है, सबके लिए स्मार्ट सिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करती है, ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम सबको दी जाती है, ठीक, और मतलब मिनिमम काम, ठीक है, जॉब तो नहीं कहूँगा मैं क्योंकि जॉब इतनी होंगी ही नहीं हमारे पास। ऑटोमेशन ऐसी इतनी तगड़ी चीज़ है कि जॉब्स इतनी बड़ी कंट्रीज़ के लिए जॉब्स प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जॉब्स प्रोवाइड की ही नहीं जा सकती, बल्कि इंसान जॉब करने के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, पहली बात, इंसान जॉब करने के लिए बना ही नहीं है। पर काम जरूर हम सबको कुछ ना कुछ काम दे सकते हैं, कुछ ना कुछ सबको बिजी रख सकते हैं, कुछ ना कुछ सबको किसी न किसी इनोवेटिव फील्ड में लगा के रख सकते हैं। ठीक है, अगर इंडिया से ये चीज़ शुरू होती है और मतलब आपको किसी बगल वाली कंट्री की गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं कि बगल वाली कंट्री की गवर्नमेंट आपके साथ में एग्री हो कि हाँ हम एक होते हैं, नहीं, आपको बगल वाली कंट्री के लोगों के एग्रीमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप बगल वाले कंट्री के लोगों में अगर अवेयरनेस स्प्रेड कर पाते हैं कि हाँ हमारा एक होना ज़्यादा बेटर है, ठीक है, अपने रिलीजियस डिफरेंसेस को असाइड करके अगर हम एक होके काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ये चीज़ कर पाते हैं तो वहाँ के लोग अपने गवर्नमेंट को खुद समझा लेंगे। ठीक है, वो लोगों का काम है, आपको गवर्नमेंट को नहीं, आपको लोगों को समझाना है। ठीक है, अगर मान के चलो अगर आपने गवर्नमेंट को समझाया, लोग राजी नहीं हुए, तब मुश्किल है, और तब ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तब अगर आप एक फोर्सफुली एक हो भी गए, जैसे हमारा कश्मीर का इशू है, ठीक है, कश्मीर के इशू में हमारे पास क्या हुआ था, वहाँ के लोग एग्री नहीं हुए थे इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए, लेकिन वहाँ का राजा एग्री हो गया था, जो राजा हरी सिंह था। ठीक है, उसके चक्कर में क्या हुआ, आज तक कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो अगर आपका राजा अगर एग्री कर जाता है, पर अगर आपकी प्रजा एग्री नहीं करती किसी चीज़ के लिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ टाइम चलने वाला है। ठीक है, इसलिए आप राजा को नहीं, प्रजा को एग्री करवाओ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इंडिया में एक रेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर देते हैं ना, तो पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल और अफ़गानिस्तान और श्रीलंका भी, ठीक है, तो इन कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरे हिसाब से तो ये कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन फ्यूचर में इनेविटेबल है। ठीक है, ये मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है, होना ही होना है, इन सभी कंट्रीज़ को एक होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो डिफरेंसेस है ना, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। ठीक, और बाकी एक क्लू जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका था कि पहले हम बहुत छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके हमने बड़े बड़े ग्रुप बनाए, और आज के टाइम पे अगर आप देखें उन छोटे छोटे कबीलों के कंपैरिजन में, तो आपको दिखेगा कि हाँ, इंडिया अपने आप में काफ़ी बड़ी कंट्री है, यूएस, चाइना, हम सब बड़े बड़े कंट्री हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग बड़े बड़े ग्रुप्स में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और इससे भी अगर आगे आप देखें, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन की इस्टेब्लिशमेंट हुई, यूनाइटेड नेशंस की, और अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस का काम ऑलमोस्ट लगभग एज अ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह ही है। अलग बात है कि वो जस्ट एज एन एडवाइजरी रोल पे है,
कोई चीज़ फोर्सफुली नहीं करा सकती किसी कंट्री से, पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो शुरुआत हो चुकी है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की, ठीक है। अगर आप यूरोपियन यूनियन का देख लें, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे बाउंड्री का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो जैसे इंडिया और पाकिस्तान में है, ठीक है। वहाँ पे आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आराम से इधर उधर आ जा सकते हैं, ठीक है। कोई वहाँ पे जाल नहीं बिछी हुई है, आराम से बस एक छोटी सी मतलब मार्बल पे लाइनें खिंची हुई है कि हाँ ये यहाँ पे कंट्री, ये यहाँ पे कंट्री, ठीक है। अदरवाइज वहाँ पे कोई बाउंड्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। तो अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड का यूनिफिकेशन इनएविटेबल है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये शुरुआत शायद इंडिया से होगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। अगर आप लोग मेंटली इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं तो वर्ल्ड के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ी दिक्कतें मेरे हिसाब से आप लोग ही पैदा करेंगे। इसलिए आप लोगों को, मतलब आप लोग का मतलब है कि हम ह्यूमंस, ठीक है, वी ह्यूमंस, हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना होगा इस चीज़ के लिए। हम लोग को कॉन्शियस एफर्ट्स करने होंगे इस चीज़ के लिए, और इसी में हमारी भलाई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ इसके क्रिटिक्स पे, ठीक है। कुछ इसके जो आलोचनाएं हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं लोग, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो आलोचनाएं वाकई मतलब इतना दम है उन आलोचनाओं में। वो आलोचनाएं आपके पास पहली है कि इतनी सारी हमारे पास वर्ल्ड की करेंसीज हैं, है ना, कैसे उन्हें आप एक करेंगे, है ना। उसके बाद इतना हमारे पास जात पात का, रिलीजन का और कलर का, इतने सारे हमारे पास डिफरेंसेस हैं, कैसे हम उन्हें एक करेंगे, ठीक। तो इन क्रिटिक्स के लिए मैं यही चीज़ कहूँगा कि इंडिया के यूनिफिकेशन से बड़ा और ज़्यादा कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है वर्ल्ड के यूनिफिकेशन का, ठीक है। जहाँ इंडिया यूनिफाई हो सकती है ना, तो यकीन मानिए पूरा वर्ल्ड इजीली यूनिफाई हो सकता है, ठीक है। हमारे इंडिया में भी दुनिया भर के डिफरेंसेस थे, बल्कि जितने इंडिया में डिफरेंसेस हैं उतने पूरी वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, ठीक। और एट लास्ट में यही कहूँगा कि वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड वन नेशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ह्यूमन रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे हमारे कॉमन एनिमी, जो हमारे एनिमी होंगे, वो हम लोग आपस में नहीं होंगे, ठीक है। वो कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन होगी, और उस टाइम पे अगर हम आपस में लड़ रहे होंगे, आपको ये मजाक लग सकता है ना, क्योंकि आप लोग का दिमाग इतना खुला हुआ नहीं है कि एलियंस की बात, ये तो मूवीज़ में होता है ना। मैं आपको बता दूं, हम भी एक एलियन है, ठीक है। और आने वाले टाइम पे अगर हम सफिशिएंटली इतने एडवांस होते हैं कि अगर हम इस प्लेनेट से उस प्लेनेट या फिर इस स्टार से उस स्टार पे अगर हम जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस पॉसिबिलिटी है कि हमें भी वहाँ भी हमें एक वहाँ की नेटिव लाइफ मिलेगी और उनके लिए हम एक एलियन सिविलाइजेशन होंगे, ठीक है। तो एलियन सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मूवीज़ का नहीं है, ठीक है। हो सकता है आने वाले कुछ साल में एलियन इन्वेशन हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें मजाक ही लगती रहेंगी जब तक ये चीज़ें हो ना, ठीक है। पर इनकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। या फिर अगर एलियन सिविलाइजेशन की ना भी अगर हम बात करें, किसी एस्ट्रॉइड की बात करें जो अर्थ से टकराने वाला है ना, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें ये हमारे कॉमन थ्रेट्स हैं और इसके लिए पूरी ह्यूमन रेस को एक हो के लड़ना होगा, ठीक है। और पूरी ह्यूमन रेस को एक होना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, अपने फ्यूचर के सर्वाइवल के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, हर चीज़ से लड़ने के लिए हमें एक होना होगा। और आज की इस पूरे टॉपिक का एंड में 2 कोट्स के साथ में करूँगा। पहला आपके पास नेल्सन मंडेला का है, वो कहते हैं इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, ठीक है। जब तक कोई चीज़ की ना जाए तब तक वो हमेशा इम्पॉसिबल लगती है। चाहे आपके हाथ में जो स्मार्टफोन हो, आप उसे देख लो, क्या आपको लगता है कि आम लोगों के लिए अक्सर ये चीज़ होती है, उन्हें इम्पॉसिबल लगती है कोई चीज़ें जब तक कि वो उनके सामने हो के ना आ जाए, है ना। और ये आम लोगों को आम लोग बनाता है, ठीक है। और जो पूरी ह्यूमैनिटी को ड्राइव कर रहे हैं उन लोगों को अलग क्या बनाता है, उन लोगों को अलग बनाता है फ्यूचर देखने की उनकी काबिलियत, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी फ्यूचर की झलकें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को भी फ्यूचर के लिए मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और चाहता हूँ कि आप लोग भी कॉन्शियस एफर्ट करें इस एक हमारा जो ये इतना अच्छा ब्यूटीफुल फ्यूचर होने वाला है, उस फ्यूचर के लिए हम सब लोग मिलके कॉमन एफर्ट्स करें, ठीक है। उसका अगला जो मैं आपको कोट बताने वाला हूँ वो है, नेवर डाउट दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉटफुल कमिटेड सिटीजन्स कैन चेंज द वर्ल्ड, इंडीड इट्स द ओनली थिंग दैट एवर हैज़,
कहने का मतलब है कि कभी शक मत करो कि 2-4 जो थॉटफुल कमिटेड सिटीजन्स हैं वो दुनिया को चेंज कर सकते हैं। असल में आज तक जितनी भी बार दुनिया में बड़े बड़े चेंजेज हुए ना, वो इन्हीं लोगों ने किए हैं। किन लोगों ने? 2-4 थॉटफुल कमिटेड सिटीजन्स ने। तो मैं चाहूँगा कि आप भी उन 2-4 लोगों में से एक बने जो कि थॉटफुल और कमिटेड हों चेंज के लिए, ठीक है। इसी के साथ में टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक और अच्छे टॉपिक के साथ में, ठीक है भाई। और हाँ, मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियोस आपके लिए हैं, आपके ओपिनियन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मेरा ओपिनियन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो मैं चाहूँगा आप कमेंट्स में बताइए कि क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आई एम ऑलवेज ओपन टू क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो जुड़े रहने के लिए और सोसाइटी में चेंज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कीजिए। धन्यवाद।